स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नई सरकार बनने में अब महज 150 दिन बाकी रह गए हैं। आज से 150 दिन बाकी रह गए हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 मई 2009 को मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी। हो सकता है कि अगली सरकार भी 21 मई को बने। तो आपको बता दें कि आज से लेकर 150 दिन अगली सरकार बनने में, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 मई 2009 को मनमोहन सिंह ने शपथ ली थी। तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल 21 मई को ही नई सरकार बने। और अब रुक करते हैं आज की दो बड़ी खबरों का। एक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से है, जिन्होंने कहा है कि वो दूसरों से बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे, यानी सरकार बनाने के साफ संकेत दे रहे हैं। फिर भी जनता से राय ली जा रही है। दूसरी खबर राहुल गांधी की। राहुल ने फिक्की के सम्मेलन में लोगों का दर्द बांटा कि महंगाई और भ्रष्टाचार देश की चुनौती है और इससे हमें निजात दिलाना है। अब सवाल यह है कि चुनाव में जब 6 महीने भी नहीं रह गए हैं, तब दर्द समझने से क्या होगा। और आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में साफ संकेत दे दिया कि वो सोमवार को सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कही कि उसके विधायकों ने जनता के बीच सरकार बनाने के संकेत दिए। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख पहले की तरह सख्त बना हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस कब तक अपमान के घूंट सहकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देती रहेगी। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले देखते हैं कि कैसे आपने सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में सरकार बनाने या न बनाने पर अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपना आखिरी फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया है कि समझो दिल्ली में आपकी सरकार बन ही गई, सरकार चलाकर दिखाएंगे, इनसे अच्छी सरकार चलाकर दिखाएंगे और ठोक बजाकर चलाकर दिखाएंगे। राजनीतिक पार्टियां हमें चुनौती देना बंद करें। पहले उन्होंने कहा कि हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, फिर कहा कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। हम 28 सीटों पर जीते। ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि हम सरकार नहीं चला पाएंगे। सरकार चलाना कोई चांद पर जाने जैसा नहीं है, हम उनसे बेहतर सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ आपके विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में सरकार बनाने को लेकर लोगों से उनकी राय पूछी। आप अपनी राय बताएं। तो हमें जी सरकार दिल्ली में बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। कितने लोग ये चाहते हैं कि सरकार दिल्ली में नहीं बनानी चाहिए? लोग चाहते हैं कि सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जनता का जो बहुमत आ रहा है वो यही कह रहे हैं ज्यादा लोग कि सरकार बनानी चाहिए। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में भी लोगों की यही राय थी कि आप सरकार बनाए। यहाँ पे मैं समझता हूँ 1000 के करीब लोग मौजूद हैं। इनमें से 14 लोगों ने कहा कि नहीं बनानी चाहिए, बाकी सारे लोगों ने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी को मौजूदा परिस्थितियों में सरकार बना लेनी चाहिए। मतलब साफ है, आपकी सरकार बनना बस कुछ और वक्त की बात है। लेकिन इसी बीच किरण बेदी ने एक बार फिर से आपके खिलाफ मोर्चा खोला है। क्या आम आदमी पार्टी कुएं और खाई के बीच फंस गई है? अगर वो सरकार बनाती है तो घोषित दुश्मन के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं बनाती है तो जिम्मेदारी से भागती है। कौन सा कुआं है, कौन सी खाई है, वो तो वही बता पाएंगे। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी इसी तरह समर्थन देने वाली कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और आप के रिश्ते को लेकर दोनों पर निशाना साध रही है। सामने लड्डू पड़े हुए हैं, कैसे खाएं, ये इस प्रकार सोच रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, वो कैसे पूरे करेंगे, यह भी इनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। तो शायद अभद्र भाषा प्रयोग करने का यही कारण है कि वो चाहते हैं कि लोग हट जाएं समर्थन देने से। लेकिन थेथर है कांग्रेस, क्या करे। वह भी कहती है कितनी भी सुन ले उससे क्या फर्क पड़ता है, लातों के भूत है, बातों से मानने नहीं वाले। तो सवाल यही है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी कब बनाएगी, कब घोषणा करेगी, उस पर तो आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह करा ही रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इतना अपमान होते हुए भी कब तक सहती रहेगी और क्या इसी तरह से समर्थन जारी रहेगा आम आदमी पार्टी को? हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं किरण वालिया जी और बाकी और मेहमान भी मौजूद है। किरण जी, मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी आपको दो मुंहे सांप से लेकर धोखेबाज कह रही है, आप तब भी समर्थन दे रहे हैं, क्यों? हमने शुरू से कहा कि हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं मगर
इस वजह से हम उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि इस समय हम जनता पर इलेक्शन नहीं थोपना चाहते। पूरा जनमत इस समय दोबारा इलेक्शन के फेवर में नहीं है और ये लोग भी कभी हमारे को इस तरह से अपमानित शब्दों से एक तरह से हमारे को एड्रेस करते हैं और दूसरी तरफ कभी कहते हैं कि ये अछूता है, पार्टी अछूती है। हाँ। और कभी हमारी ही पार्टी की अध्यक्षा को एक चिट्ठी लिखते हैं कि आप इन मुद्दों पर अगर आपकी क्या राय है बताइए तो हम आपका समर्थन लेना चाहेंगे। तो यानी कि इनकी कोई बात कहीं पर टिकती नहीं, मगर बहरहाल फिर भी हम लोग एक कॉज के लिए, जिससे कि अगर किसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ये सरकार दे सके और जिस तो किरण वालिया जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉज, जिस कॉज की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप ये अपमान सहते रहेंगे, समर्थन कर दे रहे हैं। वो जिस तरह से आप पे हमले करें, जितने भी तीखे हमले कर लें, आप उसे सहते रहेंगे? नहीं सह रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये सभी को अपमानित कर रहे हैं, सभी दलों को अपमानित कर रहे हैं। प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं में जो बातचीत होती है उसका एक स्तर होता है जिससे बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं। तो दिन ब दिन देखते हैं किस तरह के हालात हैं, किस तरह ये इस तरह के हालात में इस तरह से ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी मौजूद हैं। आपका ये सवाल उनके पास ले जाना चाहूंगी मैं। शाजिया, सवाल यही उठ रहा है कि अगर दिल्ली में आप सरकार बनाएंगे जिसके संकेत अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के समर्थन की भूमिका अहम होगी। ऐसे में उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों? इससे जनता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गटर स्नाइप, एनार्किस्ट, पब्लिसिटी के भूखे, रेबल राउजर, एंटी नेशनल, क्या क्या बातें इन लोगों ने नहीं की हमारे बारे में। इन्होंने कभी कहा कि हमारा पैसा फॉरेन से आता है, कभी कहते हैं लोग आतंकवादी हैं, कभी कुछ। तो हमने वो सब सुना है और हमने जरा सा अगर रिटेलिएट किया या कुछ कहा तो उनको इतना बुरा लगता है। और रही बात कि हम लोग इतने ही दुष्ट लोग हैं, सबसे खराब लोग हैं, तो आप क्यों हमें समर्थन दे रही हैं जब हमें कुछ पता ही नहीं? और वो तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता की भलाई के लिए वो ये बकौल आपके, तो आपको भी अब अपमान सह लेना चाहिए दिल्ली की भलाई के लिए। फिर आप भाषा का जिक्र क्यों कर रही हैं जब वही भाषा आप इस्तेमाल कर रही हैं? और एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और हम आपको रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से भी नहीं, बहुत हल्के और सॉफ्ट अल्फाज में। तो आप क्यों फिर हमें दे रही हैं समर्थन? दोनों बातें आप कर रही हैं, ये तो दोहरी चाल हो गई कि बुरा भला भी कहेंगे, कोसेंगे भी, गाली भी बकेंगे और समर्थन भी देंगे। किरण जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का। जनाब, समर्थन जो हम बार बार कह रहे हैं, हमने एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, प्रजातांत्रिक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, जिससे ये प्रजातंत्र की पूरी प्रणाली जारी रहे, जिससे कि जनता बिल्कुल भी चुनाव दोबारा नहीं चाहती थी। वो पहले भी प्रकट हो रहा था। क्या वाकई में इसके पीछे मंशा है विजय? जनता की भलाई फिर चुनाव ना हो, क्या यही मंशा है कांग्रेस? ये कह रही हैं कि जनता की भलाई के लिए और फिर चुनाव ना हो उसके लिए वो आप पार्टी को समर्थन दे रही हैं। इन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें बने हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने तो कल साफ कहा कि वो चाहते हैं कि आप पार्टी को एक्सपोज कर दिया जाए, उनकी पोल खोल दी जाए, पोल इसलिए वो समर्थन दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये समर्थन की वजह क्या है? कुल मिलाकर लगता यही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि विधानसभा के दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वो चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो। अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की और बुरी हार हो सकती है और बीजेपी बाजी मार सकती है। तो लिहाजा ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स है कि कैसे ना कैसे लोकसभा चुनाव तक दिल्ली में चुनाव ना हो। ये एक मुझे लगता है कि ये गणित है। डिलेइंग टैक्टिक की आप बात करें, इसका जवाब मैं किरण जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की हो रहे हैं, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है। विजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है फिर से चुनाव ना हो, दिल्ली की जनता की भलाई देखते हुए हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्या यही रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो तू मैं हो रही है और अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग दोनों तरफ से हो रहा है, ये एक नूरा कुश्ती है। और ऐसा लगता है कि ये लोग सब जो हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कब तक अपने आप को बेचारा दिखाते रहेंगे। ये जो पोस्चरिंग है ये बहुत दिन ज्यादा नहीं चलेगी। आप पूरी राजनीति खेल रहे हैं, आप सत्ता को एक तरह से सत्ता के मोह में आ गए हैं क्योंकि आपने अपना स्टैंड बदला था।
और आप जनमत के नाम पर अगर देखिए 50-100 लोग कहीं एकत्र हो गए और उनके सामने जब आपने पोस्टरिंग ऐसे कर दी कि बताइए सरकार, तो क्या वो इकट्ठा होकर के ये कहेंगे कि आप सरकार मत बने? लोग तो सरकार चाहते हैं। 1 करोड़ लोगों ने जब मतदान के लिए निकले हैं वो नई सरकार चाहते हैं। नहीं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी फिर सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी जब सरकार बनाने की बात आती है तो आप लोगों की तरफ से ये हमला होता है कि देखो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, ना बनाए तो आप कहते हैं जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है। नहीं, देखिए हमारा ये कहना है कि जिस दिन इन्होंने स्टैंड बदला था कि हम सारी संभावनाएं तलाश रहे हैं, सारी संभावनाएं खुली हैं, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये नूरा कुश्ती शुरू है इनकी, इनमें आपस में पैक्ट हो गया है। हम तो सिर्फ जनता के सामने इनकी असलियत क्या है, इनका एक कॉमन एजेंडा है। उस कॉमन, आप दोनों मेरे मित्रों से पूछिए, दोनों पार्टी के जो भी हमारे यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे आप पूछिए कि आपका कॉमन एजेंडा क्या है। कॉमन एजेंडा है मोदी जी को रोको, भारतीय जनता पार्टी को रोको। इस कॉमन एजेंडे पर कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है और ये समर्थन ले रहे हैं। ये नई प्रकार की राजनीति का नाम ले लेकर ज्यादा दिन, देखिए एक बात ज्यादा दिन नहीं चलती है। अब आप राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, सत्ता में बैठने जा रहे हैं, सरकार चलाने जा रहे हैं। अब यानी आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतना दम है कि वो मोदी को रोक सकती है? मैं देखिए ये तो समय बताएगा ना। ये तो देश के अंदर जिस तरह की आंधी चल रही है, बनारस में आपने देखा, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं उस विषय पर नहीं जाना, लेकिन जो ये इनकी मंशा है, जो इनकी कॉन्स्पिरेसी है, जो इनका टाई अप हुआ है, जो वो टाई अप एक कॉमन एजेंडे पर हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगतती हुई दिखाई दे रही है। किरण जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मनोज मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल ये कि ये दिल्ली में हो क्या रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच की मैच फिक्सिंग है, बीजेपी अभी कह रही है कि ये तो दरअसल आप और कांग्रेस के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। और दिल्ली की जनता क्या समझे इसे देख के? असल में जो चुनाव नतीजे आए वो इन तीनों दलों के लिए अप्रत्याशित थे। इन तीनों नतीजों के बाद जी मैं आती हूँ आपके पास, तुरंत आती हूँ, मनोज जी से प्रतिक्रिया लेके आपके पास आती हूँ। ये तीनों दल 8 तारीख को जब रिजल्ट आए हैं तब से आज तक यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सही भूमिका क्या हो। पहली बात तो ये कि आप पार्टी ने जिस दिन 14 तारीख को उनको उपराज्यपाल से मिलना था, 13 को जब उनके विधायक मिले और जिस दिन उन्होंने ये कहना शुरू किया कि दूसरे विकल्प खुले हैं, उसी दिन ये लगने लगा कि अब इन्होंने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये तय है, चुनाव रिजल्ट जो आए हैं उसमें आप पार्टी से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो अगर कांग्रेस को नुकसान हुआ है और वो कांग्रेस समर्थन दे रही है तो जाहिर तौर पर वो समर्थन मन से नहीं है और वो अपने लोगों को जो आप पार्टी में चले गए हैं, उनके तथाकथित समर्थक, वो उनको वापस लाने के लिए वो उन पर अपशब्द बोल रहे हैं। आप पार्टी को ये लग रहा है कि हमारे लोग ने छिटक जाएं, इसलिए वो समर्थन उनसे लेते हुए भी उनके खिलाफ वो टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे ये मैसेज चला जाए कि हम उनके साथ नहीं मिले हुए हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा की बड़ी विचित्र स्थिति है, सबसे बड़ी पार्टी हुई, सबसे ज्यादा वोट मिला, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब वो अपनी खींच उतारने के सवाल आपके और तीनों में जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक मेहमान मौजूद है उनसे जल्दी जल्दी इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। किरण वालिया जी, आपके लिए तो सवाल ये कि आपकी तरफ से ये डिलेइंग टैक्टिक है, यानी आप नहीं चाहते कि ये जो दिल्ली के चुनाव है अगर फिर से होते हैं तो लोकसभा के साथ हो, यानी दोहरा नुकसान आपको होगा। हमारा भी जन संपर्क बिल्कुल मजबूत है और जनता ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि अभी एक इतने बड़े पैमाने पे चुनाव हुए हैं और इनको मौका देने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम बाहर से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनके कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, हम इनकी नीति में शामिल नहीं है, कब तक ये हमला सहते रहेंगे उसमें शामिल नहीं है, मगर हम बाहर से इनको समर्थन दे रहे, हम बाहर से समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी अगर सरकार कब तक देंगे, कब तक? कुछ समय तक ये पहले अपने आप को प्रूव भी करे, एक मौका देने की बात है और मौका जो जनता ने अपना मत प्रकट किया था उसी वजह से इनको मौका दिया। समय सीमा जी तो बिल्कुल सबके सामने है और हमने इनको ये नहीं कहा कि हम लोग इनके जो एजेंडा में शामिल हैं। जी शाजिया, आप अपनी बात रखिए, क्या आपके लिए ये एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है? शाजिया, आप
एग्जीक्यूटिव डिसीजन, आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन के रूप में किरण जी पहुंच गई आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई कॉर्पोरेशन की जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकेंगे, उसको रोके। ये जो कह रहे हैं कि हम बिजली के बारे में करेंगे वो करें, ये पानी को मुफ्त देंगे दे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जनता को दें। जी नेहा, सवाल पूछिए अपना। जी मैं ये कह रही हूँ कि क्या आपके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है जो किरण बेदी ने कहा है? नहीं, किरण बेदी की कुछ हद तक बात सही है और उसमें कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पत्र में लिखा है कि ये धर्म संकट है हमारे लिए। अगर हम उसी कांग्रेस का साथ लेते हैं जिसके खिलाफ हमने पूरा मोर्चा खोला है और उसकी बिना पर, उसके रहमो करम पर हम सरकार बनाते हैं, तो हमें सुनने को मिलेगा कि आपने कांग्रेस का साथ लिया। और अगर हम नहीं बनाते हैं तो सभी वही कांग्रेस, वही भाजपा जिनकी मिली भगत है, वो कहेंगे अरे ये तो भाग गए, ये तो डर गए। अगर आप वादे पूरे कर देते हैं तो कोई आपकी आलोचना नहीं, बात तो है नहीं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रही थी, मुझे खत्म करने दीजिए नेहा जी। मैं एक और बात कहना चाह रही थी, अभी कोई मिश्रा जी थे, कोई शख्स मनोज मिश्रा जी कि आपके आने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है ज्यादा। आप सोचिए अगर आप नहीं होती तो बीजेपी के 62 सीटें होती, तो भाजपा को कितना बड़ा नुकसान है। बनी बनाई थैली तैयार थी परोस करने के लिए, वो थाली चली गई, भूखे रह गए भाजपा वाले। वो सोचिए आप, इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को भी हुआ है, भाजपा को भी हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी के आने से। जी विजेंद्र जी, बहुत संक्षेप में। जी, अभी जैसा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता शाजिया ने बोला कि हमारे सामने बड़ा धर्म संकट था, वो धर्म संकट हमारे सामने भी था नेहा। और हम लार्जेस्ट पार्टी है 32 सीटों वाली, हम भी बहुत जिम्मेदारी से हमने निर्णय लिया है। हम देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हमें पूरे देश को जवाब देना है। लेकिन हमको मालूम था उस धर्म संकट में हमने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पर ही चलकर हम सिर्फ विपक्ष में बैठ सकते थे, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारा कोई समझौता हो ही नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि ये दोनों लोगों मिले हुए हैं, इसलिए इनका चुनाव में आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते थे, इसीलिए दाव चला दिल्ली में। खैर, इस चर्चा के लिए इस मुद्दे पर मेरे पास इतना ही वक्त है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पर आगे भी आने वाले दिनों में चर्चा होती रहेगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में बात अब आज की दूसरी बड़ी खबर की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उद्योगपतियों की संस्था फिक्की के कार्यक्रम में गए हुए थे। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, महंगाई समेत कई मुद्दों पर बात की। कहा कि लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। सवाल यह है कि क्या राहुल ने दर्द समझने में देर कर दी। Some 300 projects with an investment of over 5 lakh crores. About 5% of GDP have been cleared. Many projects are still stuck, some for good reason and some for no good reasons at all. However, much of the information about these cleared projects remains obscure from the public domain. Unfortunately, good news about this government doesn't seem to sell newspapers these days. And corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. Recently, we have been able to ensure that convicted criminals are kept out of Parliament. I also got to learn a lesson. I learned that it is not polite to ask for ordinances to be torn up and thrown into the dustbin. High inflation on the back of high food prices is an immediate concern. It has stretched household budgets and constrained industrial growth, and it hurts our people. And it hurts them every single day. Beating inflation is our top priority. We must crack down on hoarding and profiteering. सवाल यही है, इस दर्द को समझने में कांग्रेस पार्टी ने देर नहीं कर दी। किरण वालिया जी, 4 राज्यों में जब मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद महंगाई और भ्रष्टाचार का ध्यान आया राहुल गांधी को। देर नहीं हो गई अब? जनाब, मेरा ख्याल मुद्दा आपका कुछ और था जिसके लिए आज आपकी डिस्कशन हो रही थी, और ये जो भी हुआ उसका असर दिल्ली के चुनावों पर भी पड़ा।
राहुल गांधी जी एक सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बढ़ापन की बात है, एक मैच्योरिटी की बात है, और उसको जब भी जिसने रियलाइज करा, और उसके लिए माफ करना कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाए हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कदम कभी किसी और पार्टी ने उठाने की नहीं सोची। जिस हथियार के जरिए खुद कांग्रेस पार्टी तैयार थी कि जो भी चीजें सामने आती हैं आए, और अगर कुछ लोगों को जेल भी जाना होता है तो जाएं। हाँ। ये एक डेमोक्रेसी का इतना बड़ा जो एक यंत्र है, ये शायद नहीं, लेकिन किरण जी, राइट टू इंफॉर्मेशन तो तब भी था जब आप इन 4 राज्यों के चुनावों में उतरे। आपने इस बात को लोगों के बीच रखा भी, लेकिन लोग तो नहीं माने। भ्रष्टाचार और महंगाई की मार उन पर लगातार पड़ती रही। और अगर भ्रष्टाचार दूर करना था उसको लेकर आप सीरियस थी, अगर आप सीरियस थी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपकी सरकार करने बैठी हूं कि जब दूसरे दल सत्ता में आए हैं तो उन्होंने किस तरह से भ्रष्ट तरीकों को उन्होंने अपनाया। ये पूरे देश में सोचने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संस्थात्मक परिवर्तन क्या करने चाहिए, किरण जी, जिसके लिए लोग एक सवाल है आपके लिए किरण जी, एक सवाल अरेंजमेंट। जी हाँ किरण जी, पिछले साल नवंबर में राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने लोकपाल पर अपनी सिफारिशें भेज दी थी। अगर आपकी सरकार, आपके राहुल गांधी इतने ही संजीदा होते भ्रष्टाचार को लेकर तो पिछले 1 साल से ज्यादा क्यों बैठे रहे? तब 1 साल पहले इस देश को लोकपाल मिल सकता था। और जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो 2-3 मुद्दे हैं, विजल ब्लोअर एक्ट वाला जो बिल है, प्रोक्यूरमेंट वाला बिल है, सरकारी खरीद वाला बिल है, सिटीजन चार्टर वाला बिल जो अटके हैं, ये सब 1 साल पहले पास हो सकते थे, वो आपने नहीं किए। ये वाले बिल्स भी सरकार कोई इनकार नहीं कर रही है पास करने के लिए। आप जो हुआ है उसको बिल्कुल नकार रहे हैं, जिसको सारे हिंदुस्तान ने अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह से समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने ही आम आदमी की सुरक्षा के लिए जिस तरह से देश चलाया है उसको देर सवेर सब लोग समझेंगे, और जो कहीं गलतियां हुई हैं राहुल जी ने खुद ही स्वीकार करी है, और हम खुद समझ रहे हैं कि दिल्ली में इस बात का भी कहीं ना कहीं असर हुआ है। विजेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं। मैं बोलूं नेहा जी? जी जी बोलिए। नेहा जी, देखिए, ये आजाद भारत की भ्रष्टतम सरकार थी, और जो सरकार चल रही है ये भ्रष्टतम सरकार है। इसने सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं, और मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ सकता है भ्रष्टाचार में। और 10 साल लग गए समझने में, यानी कि जो लोग महंगाई के जिम्मेदार हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं, जिनके मंत्री जेलों में गए, जो लालू प्रसाद यादव के साथ अभी भी बिहार के अंदर समझौता करने की बात कर रहे हैं, जो कन्विक्टेड है बॉर्डर स्कैम में, और वो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं क्योंकि उनको अब डर लग गया है। वो तो कर्नाटक में आप भी येदियुरप्पा के साथ कर रहे हैं। सरकार की स्थिति खराब है, कांग्रेस की स्थिति खराब है। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार और महंगाई 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस की साख समाप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी को दिस वे और दैट वे कॉन्स्पिरेसी के तहत घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मापदंडों से ये सिद्ध कर दिया है। वाजपेयी जी की 6 वर्ष की सरकार जो महंगाई को रोकने वाली सरकार थी, गरीब को राहत देने वाली सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं सारा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में है, कोई भ्रष्टाचार सरकार में नहीं हुआ। में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी पार्टी को जाना चाहूंगी शाजिया आपसे संक्षेप नहीं है। मैं दावे, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, हमारा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। कांग्रेस दागदार है, आप दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं दिल्ली में, आप क्या कहेंगे? आप देखिए भाजपा का भ्रष्टाचार एमसीडी में, आप देखिए भाजपा का भ्रष्टाचार कर्नाटक में, आप देखिए जहां तक कांग्रेस की बात है तो कितने राज्यों में कितने घोटाले हुए, किस पैमाने पर हुए। और आप देखिए जब एनडीए भी थी तो किस तरह से अलग अलग महकमों में घोटाले हुए हैं। तो जहां तक घोटालों की बात है, करप्शन की बात है, इस बात को पूरा देश स्वीकार कर रहा है और जागरूक हुआ है पिछले 3 साल से कि कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है अपने सियासतदान के खिलाफ। आपको रोक रही हूं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास वक्त इतना साथ देती रही है। मनोज मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में, वक्त गवा दिया, अब वक्त गवा दिया कांग्रेस ने, क्या कहा जाए बहुत संक्षेप में? अगर कांग्रेस समय रहते चेक जाती और भाजपा उन कसौटियों पर 16 आने खड़े उतरती तो दिल्ली में आप कहां से पैदा होती? आप तो टोटली पैदा ही इसलिए हुई कि सबको ये दोनों दलों से निराशा हुई।
और अगर इस तरह का माहौल देश भर में बनता है तो इस तरह के जन आंदोलनों से उभरी राजनीतिक पार्टियां और ताकतवर होकर उभरेगी, क्योंकि लोगों को निराशा होने लगी है। ठीक है, तो ये सभी पार्टियों को इस बात को सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।